हमारे शरीर का वायु वाला कंपाउंड एलिमेंट है, उसका दूध हमारे शरीर का जल वाला कंपाउंड एलिमेंट है, और गैया के दूध से निकला हुआ तूप हमारे शरीर के अंदर प्रज्वलित अग्नि है, और गैया का छाछ हमारे मस्तिष्क की चेतना वाला आकाशीय कंपाउंड एलिमेंट है। तो जिन 5 कंपाउंड एलिमेंट से शरीर बना है, सारा कंपाउंड एलिमेंट गाय के पास है। तो गाय हमें कैसे निराश कर सकती है? बिल्कुल निराश नहीं कर सकती है। दुनिया में आने वाले दिनों में 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल या 100 साल के बाद भी अगर कोई ऐसी दुर्लभ बीमारी आती है, तब भी वह इन्हीं 5 कंपाउंड एलिमेंट का डिसऑर्डर होगा, क्योंकि इस शरीर में छठा कुछ है नहीं। और इन्हीं 5 कंपाउंड एलिमेंट के डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए गैया का 3 गव्य और ऋषियों द्वारा शोध किया हुआ 2 गव्य, तूप और ताक, 5। तो इन 5 से दुनिया की कोई बीमारी बच नहीं सकती। यह प्रकृति के द्वारा दिया गया अद्भुत अमृत है हमारे जीवन के लिए, भारतवासियों के लिए। और हम भारतवासी देखो, समझें या ना समझें, जिन देशों को हम कहते हैं कि बड़े जागरूक हैं, विकसित हैं, उन देशों ने हमारी गैया को बसाने का काम अपने राष्ट्रों में शुरू कर दिया है। जिस दिन से अमेरिका महादेश को लगा कि भारतीय नस्ल की गाय ही निरोगी जीवन दे सकती है, 5 महाभूतों के संतुलन को बना सकती है, वायु के प्रदूषण को ठीक कर सकती है, जल के प्रदूषण को ठीक कर सकती है, आकाशीय तरंगों को संतुलित कर सकती है, उस दिन से यह राष्ट्र भारत से भारतीय नस्ल की गाय को ले जाना शुरू किया है और अपने यहां उसको विकसित करना शुरू किया है। आप सबको यह माहिती होगी कि भारत में आज जितनी गीर गाय है, इससे ज्यादा तो अमेरिका महादेश में गीर गाय ज्यादा है। आखिर अमेरिका महादेश को कौन सी ऐसी जरूरत पड़ी जो भारतीय नस्ल की गाय पर उन्होंने काम करना शुरू किया? वो इसीलिए कि जो विज्ञान है गाय का, अद्भुत जो विज्ञान है, अमृत देने वाला जो गाय का विज्ञान है, इस विज्ञान को अमेरिका जैसे महादेशों ने आज से 30 साल पहले समझ लिया था। यूरोप के बहुत सारे देशों ने आज से 30 साल पहले इस विषय को समझा था कि गैया का जो तूप है, इस तूप को अगर 10 ग्राम इस तूप को अगर अग्नि में समर्पित कर दो तो उसमें 1000 किलो ऑक्सीजन कन्वर्शन होता है। इसको आज नहीं, 30 साल पहले रूस के वैज्ञानिकों ने करके देख लिया। अभी हमने अपने परिवेश में इस पर जो करके देखा प्रयोग, जो गणित निकाला, तब तो मुझे अद्भुत लगा कि ऐसा नहीं है, बल्कि हमारी गैया का 10 ग्राम तूप अगर अग्नि को समर्पित हो जाए तब 1600 किलो ऑक्सीजन का कन्वर्शन होता है। यह 1600 किलो ऑक्सीजन अगर आपके घर में प्रतिदिन बनता हो, मान लो कि आप अपने घर में 1 चम्मच घी यानी 10 मिलीग्राम घी अगर दीपक के माध्यम से प्रतिदिन अपने घर में जलाते हो और उस ज्योत से अगर 1600 किलो ऑक्सीजन का कन्वर्शन अगर आपके घर में हो रहा है और उस घर में आप शाम 5 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक हो, यानी अपने जीवन के 24 घंटे में 16 घंटे आप इतना ज्यादा हाई डेंसिटी ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में अगर आप अपना जीवन बिता रहे हो, तो बाहर निकलने के बाद भले ही ऑक्सीजन की कमी हो, आपके शरीर में कोई हानि नहीं हो सकती है। इतना अद्भुत और इतना अद्भुत गाय का तूप, इसको यूरोप के वैज्ञानिकों ने, अमेरिका महादेश के वैज्ञानिकों ने 30 साल पहले समझा। समझने के बाद उनको भारतीय गाय को बचाने के लिए वातावरण तैयार करने में 20 साल लग गए, और तब जाकर के वहां की सरकारों में समझ बनी कि चाहे भारत की ही गाय हो, वायु तो जीने के लिए चाहिए, जल तो जीने के लिए चाहिए, मिट्टी तो जीने के लिए चाहिए। जो कुछ भी हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जहर परोसा है धरती के ऊपर, यह धरती के ऊपर जो यूरिया, डीएपी और सुपर फास्फेट का जो युग है, वह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो बहुत सारा रासायन बच गया था युद्ध करने के बाद से, उसी रासायन को मार्केटिंग
देने के लिए, बेचने के लिए रासायनिक कृषि का जो प्रोपेगेंडा हमारी सरकारों ने और विदेश की सरकारों ने किया था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो मार है वो आज हम झेल रहे हैं। और उससे अगर निकलना है चाहे भारत राष्ट्र को, यूरोप राष्ट्र को या अमेरिकन राष्ट्र को, तो एक ही रास्ता बचता है कि इस गाय का संवर्धन होना चाहिए, इस गाय का फिर से जो है पुनः विकास होना चाहिए, भारत के हर घरों में होना चाहिए, हर व्यक्ति के लिए होना चाहिए। और जब ऐसा कुछ हो जाएगा तभी जाके हम सभी भारतवासी जो हैं पूरी तरह से निरोगी जीवन जी सकेंगे। अब इसमें चाहे मिट्टी भले ही प्रदूषण युक्त हो, जल चाहे भले ही प्रदूषण युक्त हो, या अनाज चाहे विष युक्त हो, अगर हमने अपने जीवन में प्रतिदिन 5 गव्य का सेवन कर लिया तो सारा दुष्परिणाम मल मूत्र के माध्यम से बाहर निकलता है। ये जो चीजें हैं अभी हाल ही में किए गए कुछ रासायनिक विश्लेषण से मिला है। तो यह जो माहिती थी इसको मैं यहीं पर विराम दूंगा। और अब थोड़ी सी बात आपको मैं बीमारियों के बारे में आपसे करना चाहूंगा, अगर आपके पास समय हो तो। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ बीमारियों पर मैं चर्चा करूं। मुझे जो माहिती मिली है आपके इस कोंकण क्षेत्र का, मैं अपने जीवन में पहली बार मैं कहूं तो ये स्वर्गीय तुल्य भूमि, अगर कहूं तो यह जो कोंकण क्षेत्र है, ऐसा स्वर्ग तुल्य भूमि में मैं पहली बार कल आया। और आने के बाद जो मेरे साथियों ने जो थोड़ी बहुत माहिती मुझे दी, उसमें से जो चीजें निकल के आई कि यहाँ पर आर्थराइटिस नाम की बीमारी सबसे ज्यादा लोगों को है। हाँ, घुटना दुखने का, घोड़ा दुखना जिसको शायद मराठी में आप कहते हो, ये इसकी सबसे ज्यादा समस्या यहाँ पर है। और 35-40 साल की उम्र के बाद लोगों के शरीर से लुब्रिकेंट सूखने का बड़ी तेजी से ऐसा चल रहा है इन क्षेत्रों में। तो सबसे पहले मैं बात यहीं से शुरू करूंगा कि अगर आपके शरीर में लुब्रिकेंट सूख जाए और अगर आपके घुटने दुखने लग जाएं, घुटने की हड्डियां अगर घिसनी लग जाए, कंधे की हड्डियां घिसनी लग जाए या केहूनी की हड्डियां घिसनी लग जाए, ऐसा कुछ हो तो आप बिल्कुल चिंतित मत होइए। बिल्कुल ये सरल है, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। और इसमें कभी भी घुटना कटवाने का काम मत कीजिएगा, घुटना काटने की जरूरत नहीं पड़ती। अंगों को काटना हमारे भारतीय संस्कृति में सबसे नीच दर्जे का काम माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को अगर नीच दिखाना है तो उसके अंग काट लिए जाते हैं, मारा नहीं जाता है। अंग काटना तो हमारी संस्कृति में मृत्यु से भी ज्यादा बड़ा दंड है। तो ऐसा दंड चिकित्सा के नाम पर आप कभी मत लीजिए। गाय बड़ी सरलता के साथ जो है हमारे शरीर में लुब्रिकेंट उत्पन्न कर देती है। इस विषय पर मैं बात करूं, इससे पहले यह समझ लेना जरूरी है कि आखिर किन कारणों से हमारे शरीर का लुब्रिकेंट सूख जाता है। आज से 30-40 साल पहले हमारे शरीर में कभी भी लुब्रिकेंट नहीं सूखता था। हमारे पुराने जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, दादाजी स्तर के लोग हैं, दादी जी स्तर के जितने लोग हैं, उनकी आयु 80-85 साल हो गई है, लेकिन अभी तक उनके घुटने हम लोगों से अच्छे हैं। सीढ़ियां बहुत तेजी से चढ़ पाते हैं, बहुत दूरी तक पैदल चल पाते हैं हमारी अपेक्षा। तो आखिर 30-40 साल में इस पीढ़ी को हुआ क्या जिसके कारण हमारे शरीर के लुब्रिकेंट सूख गए? तो इसके पीछे एक बड़ा रिसर्च वर्क हुआ है हमारे यहाँ, और उसमें से जो चीजें निकल के आई कि हमारे घर में 2 तरह का प्रेत है। प्रेत समझते हो? भूत। हाँ, 2 भूत है हमारे रसोई घर में। इन 2 भूतों के प्रभाव के कारण ही हमारे शरीर का लुब्रिकेंट सूख रहा है। तो मैं निवेदन करता हूं भारत के लोगों को कि इन 2 भूतों को रसोई घर से बाहर निकाल दो तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और बहुत सारे रसोई घर से निकलवा करके देखा तो रसोई घर से निकला तो सारे परिवार की स्थिति सुधर गई। लेकिन जो बिगड़ गया है उसको सुधारने के लिए फिर गाय की मदद की जरूरत पड़ती है। और वो पहला जो प्रेत है वह रिफाइन है। हाँ,
और दूसरा जो प्रेत है वह आयोडीन नमक है। इन दो प्रेत को निकाल दो बाहर। आयोडीन नमक की जगह शुद्ध भगवान का दिया हुआ, प्रकृति का दिया हुआ शुद्ध नमक खाइए। झील का नमक हो सकता है, भूगर्भ से निकाला हुआ सेंधा नमक हो सकता है, या पहाड़ से तोड़कर निकाला गया काला नमक हो सकता है। किसी भी ब्रांड का हो सकता है। अगर हम शुद्ध नमक खाएंगे तो हमारे शरीर में 72 तरह के मिनरल्स मिलेंगे और उन मिनरलों की मदद से हमारे शरीर का लुब्रिकेंट नहीं सूखेगा। दूसरा जो प्रेत है रिफाइन। हम रिफाइन क्यों खाते हैं, किस लिए खाते हैं? इसलिए कि हम पहले तेल खाते थे। तेल किस लिए खाते थे? क्योंकि तेल एक तरह का लुब्रिकेंट होता है और शरीर चूंकि 24 घंटा चलते रहता है, हमारी जोड़ घूमते रहते हैं। मैं बात भी कर रहा हूं तो ये जबड़े घूम रहे हैं, इन दो हड्डियों के बीच में लुब्रिकेंट है, इसलिए मैं इतनी देर तक आपसे बात कर पा रहा हूं। लंबे समय तक मैं चल सकता हूं क्योंकि हमारे घुटने में लुब्रिकेंट है और यह लुब्रिकेंट मिलता है तेल से। तो 30-40 साल पहले के भारत में हम भारतवासी भरपूर तेल खाते थे। हाँ, जब देखो छक के तेल खाते थे। हाँ, हर 3-4 महीने पर एक त्योहार आया और उसमें तेल में पकवान बना और छक के तेल खाए। ग्रीष्म ऋतु होती है, गर्मी का मौसम होता है। गर्मी के कारण बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है हमारे देश में। गर्मी के कारण हमारे शरीर का लुब्रिकेंट सूख जाता है। गर्मी का मौसम खत्म होता है, फिर वर्षा ऋतु प्रारंभ होता है। वर्षा ऋतु में जो है सो बचा हुआ जो लुब्रिकेंट है वह भी खाली हो जाता है। फिर जैसे ही वर्षा ऋतु खत्म होती है, दीपावली आता है और दीपावली में हम क्या करते हैं? खूब तेल खाते हैं। खूब तेल में बना हुआ पकवान है, पकौड़ी है, कचौड़ी है, और आपके यहां जितना कुछ पकवान महाराष्ट्र में बनता होगा छक के खाते हैं। यह जो पकवान खाने की जो कला है, यह शरीर को लुब्रिकेंट देना है। ठंडी, उसके बाद ठंडी आती है, शीत ऋतु आता है। शीत ऋतु में लुब्रिकेंट का गुण है जम जाना। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी कड़ाके की ठंड पड़ती है, हमारे शरीर का लुब्रिकेंट जम जाता है। जैसे ही शीत ऋतु खत्म हुआ, होली आ गया, फिर खाओ पुआ पकवान छक करके, फिर शरीर को लुब्रिकेंट मिल गया। शरीर को 2 बार भरपूर लुब्रिकेंट मिलता था। तो किसी भी व्यक्ति का भारत में कुछ जो बिगाड़ हमारे देश का हुआ है, यह कैसे हुआ? और इसमें जब मैं गाय को देखता हूं तब मुझे एक ही बात समझ में आती है कि जिस दिन अंग्रेज इस देश को छोड़कर गए, शारीरिक रूप से भारत राष्ट्र को छोड़कर जिस दिन अंग्रेज चले गए, उस दिन अंग्रेजों ने एक दस्तावेज यहां की सरकार को सौंपा था, जिसमें सब कुछ वर्णन था कि भारत की जनसंख्या कितनी है, भारत में पशुधन कितना है, कितने पहाड़ हैं, कितनी नदियां हैं, कितने राज्य मार्ग है, कितने जिले हैं, कितने गांव हैं। इन सारी जो माहिती है वो गजटियर नाम के एक दस्तावेज में अंग्रेजों ने रखा। उसको आप पढ़ करके देखिए एक बार कि जब अंग्रेज छोड़ करके गए तब यह भारत कैसा था। और 67 साल तक हमारे लोगों ने सत्ता की इस देश में, और 67 सालों में हमारा यह देश कितने गर्त में डूब गया। बिल्कुल इन दस्तावेजों में है, आप पढ़ सकते हो। तो मैंने जो समझा है वो यही कि अंग्रेज जब छोड़ करके गए इस देश को, उस समय हमारे देश में जो है 14 करोड़ माफ करना 32 करोड़ पशुधन था, यानी गाय थी। उस समय जर्सी हॉस्टियन और फ्रीजियन नहीं थी। कुछ भैंस की भी संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी। उसमें जो जानकारी है वह गाय और भैंस और लगभग उसके समरूप के जीवों की। तो उस समय 32 करोड़ पशुधन था हमारे देश के पास और हमारी जनसंख्या 34 करोड़ थी। तो अगर थोड़ी सी बात को छोड़ दो तो प्रत्येक एक भारतवासी पर एक पशुधन था। सीधी बात करूं तो एक गाय थी, एक व्यक्ति और एक गाय, ऐसा संतुलन 1947 में था इस देश में।
अब अगर बात करूं मैं कि 67 साल तक हमारे लोगों ने सत्ता किया, राज किया, और राज करने के बाद क्या दिया है हमें, तो जो चीजें सामने निकल के आती है वो यह है कि आज कुल 3 करोड़ गाय बची है पूरे देश में। सरकार कहती है 14 करोड़ पशुधन है, लेकिन उसमें से अगर गाय को अलग निकाल लो तो 3 करोड़ गाय है बची हुई। तो कितना बड़ा नुकसान पशुधन के मामले में हमारे देश में हुआ है। आर्थिक रूप से कितना नुकसान हुआ है, इसमें भी अगर एक उदाहरण मैं रखूं, 1947 में जब अंग्रेज छोड़ करके गए, 1 रुपया में $1 मिलता था। रुपया और डॉलर बराबर था। आज 60 रुपए में $1 है, यानी हम 60 गुना गरीब हो गए। तो आर्थिक रूप से 67 सालों में हमारे राजनेताओं ने 60% हमें गरीब किया। 32 करोड़ गाय बढ़नी चाहिए थी, घट के 3 करोड़ रह गई। तो एक दिन मैंने गणित लगाना शुरू किया कि अगर हम भारतवासी बड़े भाग्यवान होते और 1947 में जो सरकार बनी थी, उस सरकार ने अगर संपूर्ण गौ हत्या बंदी का कानून लागू कर दिया होता, तो आज हमारा देश कैसा होता। इस पर मैंने इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स के माध्यम से पूरी गणित निकाली, तो गणित कहता है कि आज भारत में 3800 करोड़ गायें होती है और 1 रुपए में $40 मिलता। अगर अमेरिका की भौतिक समृद्धि को आप मानते हो कि बहुत समृद्ध राष्ट्र है, तो आज हमारा भारत राष्ट्र अमेरिका की भौतिक समृद्धि से 40 गुना ऊपर होता है। और इस देश में गाय की संख्या 3800 करोड़ होती, लेकिन नहीं हो पाया। हम गाय को नहीं समझ पाए। लेकिन अब मुझे लगता है कि भारत में बहुत तेजी के साथ गाय और गाय का विज्ञान प्रचारित हो रहा है। भारत की आने वाली जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी, इस पीढ़ी के पास ज्ञान है गाय को समझने की। महर्षि वाघभट्ट गौशाला एवं पंचगव्य अनुसंधान केंद्र संसार का पहला गुरुकुलम जो आधिकारिक रूप से पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा देने के लिए कृत संकल्पित है। अमर बलिदानी राजीव भाई का कहना है कि गाय बची तो फिर से ऋषि क्रांतिकारी पैदा होंगे और तभी भारत सोने का शेर बनेगा।